हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आप तमाम सब्सक्राइबर्स एवं व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इस चैनल पर अपना प्यार, विश्वास और भरोसा जताया है। आपके उसी प्यार और विश्वास के बदौलत यह चैनल दिनानुदिन अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है और उसी सफलता से मेरा उत्साह वर्धन होता है। उसी उत्साह के साथ आज पुनः मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ और आज जिस बिंदु के साथ, जिस अध्ययन के केंद्र बिंदु के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ, उसके थीम में हमने कक्षा 10वीं और 12वीं में समान रूप से उपयोगी जो टॉपिक है उसको अपना केंद्र बनाया है। यह पाठ्यक्रम BSCB पर आधारित है, जिसके अंतर्गत आज के टॉपिक का चयन हमने कृषि के लिए किया है। कृषि कक्षा 10वीं और 12वीं में समान रूप से उपयोगी चैप्टर है, जिससे हर वर्ष महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे वह वस्तुनिष्ठ हो, लघुत्तरीय हो या दीर्घोत्तरीय हो, कहीं ना कहीं ये समाया रहता है। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। इतना ही नहीं, इस टॉपिक का महत्व हम दिनानुदिन अपने दैनिक क्षेत्रों में, अपने परिवार में, समाज में, जहां भी हम रह रहे हैं वहां इसका अनुभव करते हैं। इसलिए यह चैप्टर जानना हमें बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आइए आज के इस टॉपिक में जो हमने आपके लिए संकलन किया है पाठ्यक्रम से जुड़े हुए तथ्यों के साथ, उसका एक बार अवलोकन कर लेते हैं। उसको एक बार हम लोग पहले जानने का प्रयास करते हैं, फिर हम बारी बारी से उन तमाम पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे जिसका मुख्य केंद्र हम परीक्षा को लेकर के, अपने आगामी परीक्षा को लेकर के चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कृषि के अंतर्गत, जिसका अंग्रेजी एग्रीकल्चर होता है, इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए इसमें हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि किन किन टॉपिक को कृषि के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले किसी भी चीज की जब हम शुरुआत करते हैं तो उसके बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले कृषि की परिभाषा से शुरुआत करेंगे कि कृषि क्या होता है, कृषि की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद हम लोग कृषि का महत्व, जो हम कृषि को पढ़ते हैं तो उसका महत्व क्या होता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो परिभाषा के बाद हमारा अगला कड़ी होगा कृषि का महत्व, और इसी में फिर हम लोग कृषि को कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं, तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों की भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहां से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है वो है कृषि के प्रकार, अर्थात टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि के प्रकार में बहुत से खंडों को समाया गया है। जैसे कृषि के प्रकार में हम लोग नाम सुने होंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कृषि के प्रकार के अंतर्गत हम लोग जीवन निर्वाह कृषि का नाम सुने होंगे। जीवन निर्वाह कृषि, जिसमें दो तरह के फसलों के उत्पादन को मुख्य रूप से महत्व दिया जाता है। इसमें एक होता है चावल प्रधान कृषि और एक होता है गेहूं प्रधान कृषि। इसमें का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपना जीवन निर्वाह करना होता है, इसलिए इसका नाम जीवन निर्वाह कृषि रखा गया है। हम लोग इसका डिटेल से कृषि के प्रकार में करेंगे। तो कृषि के प्रकार के अंतर्गत हम लोग जीवन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागानी कृषि, व्यापारिक कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, उद्यान कृषि, डेयरी फार्मिंग इत्यादि बहुत से ऐसे प्रकार हैं जहां से प्रश्न आते हैं, हम लोग उसको कृषि के प्रकार के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, यह है शस्य प्रारूप। इसको आप समझने के लिए जान लें कि ये फसलों के प्रकार होते हैं, और फसलों के जो मुख्य प्रकार हैं आप जानते भी होंगे। इससे नीचे के क्लास में आपने देखा होगा कि फसलों के मुख्य प्रकार, भारत में 3 प्रकार के फसलें उगाई जाती हैं। तो ये ऋतु के आधार पर, अर्थात मौसम के आधार पर जो फसलों का उत्पादन किया जाता है, उसमें कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, इसे हम शस्य प्रारूप या फसलों के प्रारूप कहते हैं। इसमें यहां जान लीजिए कि यहां 3 प्रकार के फसलें उगाई जाती है।
जायद, रबी और खरीफ, ये 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। एक मुख्य होती है रबी, फिर जायद और खरीफ। इसको हम लोग यहां जानने का प्रयास करेंगे। आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने यहां सिर्फ इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स रख दिया है। फिर एक बात आती है सस्य गहनता। यह क्या होता है, यह बहुत जानना जरूरी होता है। सस्य गहनता को हम लोग यहां थोड़ा सा जानते चले कि सस्य गहनता क्या होता है। कि एक ही भूखंड है हमारे पास खेती के लिए एक भूखंड है, और ये हम लोग अपने क्षेत्र के अनुसार जो भी हमारे यहाँ माप की इकाई होती है, जैसे बहुत सारी जगह पर कट्ठा या धूर या किला या बीघा या गुइंठा इत्यादि बहुत सारे मेजरमेंट होती है भूमि को मापने की। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी हो, हेक्टेयर हो, कहीं गज में, कहीं फीट में, इत्यादि बहुत सारे आयाम इसके चलते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ प्रचलित इकाई है भूमि को नापने की, वो जो इकाई है उस पर हम एक कृषि वर्ष में, एक फसल वर्ष में भूमि के एक ही हिस्से पर, अर्थात मान लीजिए यहाँ एक हमारे पास भूमि का हिस्सा है और इस पर हम एक वर्ष में कई बार फसल उगा करके लगा रहे हैं। जैसे यहाँ एक बार हमने इस पर गेहूं कर लिया, गेहूं के बाद हमने फिर कटाई करके इस पर मूंग या कोई अन्य दलहन की फसलें लगा दी, तो एक फसल क्या हो गया, गेहूं। फिर इसी पर क्या हो गया, चना या मूंग, और फिर इसी पर हम पुनः क्या करते हैं, इसकी कटाई करके फिर से खेतों को तैयार करके इस पर चावल की कृषि लगा देते हैं। तो खेत का जो क्षेत्रफल है वो हमारा 2 बीघा या 1 बीघा जो भी हो, लेकिन फसल कितने आ गए, इस पर हम एक कृषि वर्ष में लगभग 12 महीने का एक कृषि वर्ष होता है, तो इस पर हमने 3 फसल ले लिए। तो ये जो 3 फसल उगाने की प्रक्रिया है, इसको सस्य गहनता कहा जाता है। कि कृषि के एक ही भूखंड पर एक वर्ष में अधिक से अधिक फसल उगाकर कुल उत्पादन में क्या करना, वृद्धि करना, बढ़ोतरी करना, यह सस्य गहनता कहलाता है। तो हम लोग इसको डेफिनेशन के रूप में भी आगे जानने का प्रयास करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए आपको यहां हम बताते चले। हो सकता है आप अगले वीडियो को व्यू ना करें, इसलिए मैं इसकी सारी डिटेल्स को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए आपके सामने रख रहा हूं। तो अब यहां समझ गए सस्य गहनता। आगे बढ़ते हैं। आगे जो इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हो जाता है वो है हरित क्रांति, जिसे आप ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि हरित क्रांति ये जो भारत में खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता को जगाने के लिए जो हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी, उसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति जैसे एक महत्वपूर्ण भारत में क्रांति लाई गई थी, परिवर्तन का एक दौर आया था कृषि के क्षेत्र में। यह हरित क्रांति भारत में, भारत के जो प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन, नाम आपको याद होगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनके प्रयास से भारत में ये हरित क्रांति जो है ये लाया गया था। तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। वैसे विश्व भर में यहां से 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो यहां जानते चलें कि हरित क्रांति ये विश्व स्तर पर जो इसको क्या था, वो थे नॉर्मन ई बोरलॉग। इनको विश्व के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और ये भारत में जो कृषि के वैज्ञानिक थे, भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन, इनको भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो हरित क्रांति, यहां से बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो इस हरित क्रांति से ही आता है, तो हम लोग इसको आगे भी देखेंगे। हरित क्रांति मुख्य रूप से खाद्यान्नों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाया गया था, और यह भारत के उत्तरी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों से शुरू हुआ था। और इसमें मुख्य रूप से फर्स्ट में गेहूं के उत्पादन को प्रमुखता दी गई थी। और इसमें जो हरित क्रांति लाई गई थी, इसमें विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक तरीके से कृषि को करने का कार्य किया गया था, जिसमें उन्नत किस्म के बीज, उत्तम किस्म के उर्वरक, मशीनीकरण कृषि के क्षेत्र में जैसे जोताई, निराई गुड़ाई और विभिन्न प्रकार के कीटनाशी, पिड़कनाशी इत्यादि का प्रयोग किया गया था। और कुल पैदावार जो था, अर्थात उसके HYV हाई यील्डिंग वैरायटी वाले जो फसल थे ला करके
कुल उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाई गई थी और भारत को आत्मनिर्भर बनाया गया था। और आज इसी का परिणाम है कि भारत कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रहा है और कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। यह हरित क्रांति की देन है। इस क्रांति से प्रभावित होकर के बाद के दिनों में और भी बहुत सारे क्षेत्रों में विभिन्न क्रांतियां लाई गई है। क्रांति से जुड़े टॉपिक को बताने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसकी जानकारी के लिए क्रांति से जुड़े एक स्पेशल वीडियो इस पर अपलोड किया गया है। आप पूर्व में इसके जाकर के सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे भी आप विभिन्न जो क्रांतियां हैं उनकी एक अलग से वीडियो दी हुई है, आप उसको वहां जाकर के व्यू कर सकते हैं। तो क्रांति के सीरीज में इस कृषि चैप्टर से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण क्रांति आता है जिसको हम कहते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के और भी कई नाम हैं, जैसे इसको दुग्ध क्रांति भी कहा गया है और इसको आप ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते होंगे। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इसका प्रणेता माना जाता है, श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और इसके तहत भारत में डेयरी फार्मिंग जो थी और जो विभिन्न जगहों पर मदर डेयरी के नाम से जो था, ये दुग्ध के उत्पादन को बढ़ावा देने का कार्य किया गया। आज इसके बहुत सारे ब्रांच जो है वो भारत के विभिन्न शहरों में आपको देख सकते हैं। बहुत सारे लोग सहकारी संघ के रूप में इससे जुड़े हुए तथ्य को अर्थात श्वेत क्रांति को एक महत्वपूर्ण व्यवसाय का भी रूप दे करके जीवन यापन का एक साधन के रूप में इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो यह है श्वेत क्रांति जिसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है और इसके तहत सरकार सब्सिडियरी भी दे करके जो है उसको आगे बढ़ा रही है। आगे जो कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को संचय किया जाता है उसके लिए हमने यहां आपके सामने टॉपिक रखा है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। इस टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। और आप जानते होंगे कि हम लोग जानते हैं कि भारत की 75% से अधिक आबादी जो है वो किस कार्य में संलग्न होती है, वो कृषि में। और कृषि ही भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण जो है वो आधार है, रीढ़ है। तो इसलिए हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को देखेंगे। अगला टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे कि भूमंडलीकरण का जब दौर आया, जब एलपीजी नीति आई थी, तो उसके बाद कृषि का क्या असर हुआ, कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो एक नई टॉपिक आ जाती है भूमंडलीकरण का भारतीय कृषि पर प्रभाव। और आजकल जो प्रश्न आते हैं वो नीचे वाले जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान या भूमंडलीकरण का भारतीय कृषि पर प्रभाव, तो यहां से प्रश्न उठाए जाते हैं जो हमारे सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज आ जाती है, जब हम कृषि का अध्ययन करते हैं तो इसमें कुछ प्रमुख फसलों का परिचय, भारत में उगाए जाने वाले जो प्रमुख फसल हैं। और प्रमुख फसलों में आप जानते होंगे कि इसमें चावल, गेहूं, मक्का, उसके बाद कुछ व्यापारिक फसलें होती है जैसे पटसन, कहवा, पटसन को हम लोग कहीं कहीं जूट भी कहते हैं, कहवा, चाय इत्यादि जो फसलें होती है, इन फसलों का हम लोगों को परिचय जानना कुछ बेहद जरूरी हो जाता है। तो इसलिए आपके सामने आपके कंटेंट्स में हमने इसको डाल दिया कि आप इसको खुद से भी चावल के बारे में, चावल की यहां जानने का मैं एक आपको हिंट्स दे दूं कि ये जो फसलों का आप परिचय को देखेंगे, जहां कहीं भी जिस किसी भी स्रोत से आप इसका जानकारी हासिल कर रहे हो, तो इनकी जो भौगोलिक दशाएं होती है, जैसे इसके उत्पादन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, ये किस तरह की जलवायु में होती है, वर्षा कितनी चाहिए, तापमान कैसा चाहिए, मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है, किस प्रकार की मिट्टी होगी, किस तरह के खाद या बीज इसमें लगाए जाएंगे, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इन चीजों का अध्ययन करके और भारत के जो कुछ मशहूर क्षेत्र हैं इन फसलों को उत्पादन करने के लिए, अर्थात चावल के लिए गेहूं के कौन से क्षेत्र हैं, इसे आप एक मानचित्र पर ड्रॉ करके भी इसको देख सकते हैं। तो जो यहाँ हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम प्रमुख फसलों के परिचय के साथ आपके सामने होंगे। लेकिन तत्काल के लिए मैं आपको बता दूं कि आप जिस किसी भी स्रोत से इसका अध्ययन कर रहे हो तो वहां इन चीजों को जरूर गौर करने का प्रयास करें और नोट्स जैसा आप अपना तैयार कर लें। तो मुख्य फसल के में आप जान लें चावल, गेहूं, मक्का, पटसन, कहवा, चाय इत्यादि, और इसके अलावा भी जो कुछ आपको नजर आता हो तो उसे कर लें। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण चीज आ जाता है वो है कृषि से जुड़े एवं पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।
ये आपको ये बताने का प्रयास करेगा। यहां से आप इस जानकारी को कलेक्ट कर सकते हैं कि पैटर्न क्या रहा है कृषि से प्रश्न पूछने का। काफी सारी बातें मैंने इसमें कृषि से जुड़े आपके सामने रख दिया। कृषि जो हमारा चैप्टर है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन तमाम पहलुओं का यदि हम अध्ययन कर लेते हैं तो हमारा ये टॉपिक जो है, हमारा जो ये चैप्टर है कृषि, ये हमारा कवर हो जाता है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था कृषि से जुड़े चैप्टर के लिए, जिसको हमें पढ़ना है। आप जिस किसी भी स्रोत से हो करने का प्रयास करें, इन बिंदुओं को एक साथ करके और इस पर अपना नोट्स बनाते चलें। आज हम इस चैप्टर के साथ कृषि का जो कुछ महत्वपूर्ण आयाम है इसको भी हम जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइए जानते हैं कि कृषि की परिभाषा क्या है। तो कृषि की परिभाषा को जानने के लिए हम इसके जो शब्द का निर्माण हुआ है वहां से इसके चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये जो कृषि है, कृषि का जो ये चैप्टर है जिसका अंग्रेजी एग्रीकल्चर होता है, कृषि का अंग्रेजी क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। यह दो लैटिन शब्द से बना है, वर्ड एग्रीकल्चर। यही से हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये एग्रीकल्चर जो वर्ड है दो लैटिन शब्द से शुरुआत हुई है। इसके दो वर्ड है एगर और कल्ट्रा। एगर का अर्थ होता है भूमि या मिट्टी, जिसे आप मृदा भी कह सकते हैं, और कल्ट्रा का मतलब होता है कल्टीवेशन, खेती करना। तो सीधा सीधा क्या अर्थ हो गया? भूमि या मृदा, मिट्टी पर क्या करना? खेती करना। ये क्या कहलाएगा? कृषि। तो परिभाषा के रूप में जान लीजिए कि कृषि क्या है कि भूमि के ऊपरी सतह को, जो जमीन का हम हिस्सा देख रहे हैं, इसके ऊपरी सतह को जोतकर, कोड़कर या खोदकर फसल उगाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। तो सबसे पहले जो हमारा मृदा का ऊपरी सतह होगा, इसके परत को यदि हम तोड़ करके कोई नए फसल की शुरुआत करते हैं, कोई नया फसल यहाँ उगाते हैं, विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया जो होगी ये क्या कहलाएगा? कृषि कहलाएगा। आजकल परिभाषा के रूप में जो कृषि का परिभाषा दिया जाता है उसके अंतर्गत जो कृषि की परिभाषा दी जाती है कि कृषि वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत खेती करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना एवं वानिकी इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो कृषि के अंतर्गत आज मुख्य रूप से पशुपालन, मत्स्य पालन और विभिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन को सामने रखा जाता है। इसे कृषि कहा गया है। तो आज हम इस चैप्टर में आपके जिज्ञासा को जगाने का कार्य किया है। अगले वीडियो में हम इसके विभिन्न टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप इस चैप्टर पर अपना रिसर्च करते रहें और हमारे साथ बने रहें। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अगले वीडियो तक के लिए आपका इंतजार आपके सामने रखूंगा। धन्यवाद।